सोचिए कि अगर किसी बहुत बड़े और भागते दौड़ते शहर के जो मेन पानी की पाइपलाइन है ना, उसका वॉल्व कोई अचानक से बंद कर दे तो क्या होगा? शहर तो पूरी तरह से रुक जाएगा। बिल्कुल, कुछ ही घंटों में नल सूख जाएंगे, फैक्ट्रियों की जो मशीनें हैं वो गर्म होकर रुक जाएंगी और मतलब पूरे शहर की रफ्तार एकदम शून्य पर आ जाएगी। सही कहा। और अगर हम वैश्विक अर्थव्यवस्था की बात करें ना, तो हॉर्मुज़ जल संधि यानी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ वो बिल्कुल इसी वॉल्व की तरह काम करता है। एकदम सटीक। और आज के इस गहन विश्लेषण में हम इसी वॉल्व के बंद होने के खतरे पर बात करने वाले हैं। हाँ, और हमारा मिशन ये समझना है कि कैसे समुद्र का एक छोटा सा रास्ता पूरी दुनिया के अर्थव्यवस्था को बंधक बना सकता है। हमारे पास जो आज स्रोत है ना, उनमें जटिल भू राजनीतिक डेटा, कूटनीतिक दस्तावेज और व्यापारिक आंकड़े शामिल हैं। और सबसे बड़ी बात, इस पूरे ग्लोबल पॉलिटिक्स का भारत की अर्थव्यवस्था, एक आम इंसान की रसोई और खेतों में काम करने वाले किसान से क्या सीधा कनेक्शन है। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे इसके भूगोल से शुरू करते हैं। बिल्कुल, क्योंकि जमीन पर या कह लीजिए समुद्र में क्या ब्लॉक हुआ है ये समझना सबसे जरूरी है। हाँ, तो फारस की खाड़ी, जैसे हम पर्शियन गल्फ कहते हैं, उसके ठीक मुहाने पर यह हॉर्मुज़ जल संधि है। और जब मैं इन स्रोतों को पढ़ रहा था तो जो बात मुझे सबसे ज्यादा हैरान कर रही थी वो ये कि अपनी सबसे संकरी जगह पर यह रास्ता मात्र 54 किलोमीटर चौड़ा है। हाँ, सिर्फ 54 किलोमीटर। मतलब 54 किलोमीटर, अगर कोई खुला हाईवे हो तो ये मुश्किल से 1 घंटे की ड्राइव है। इतने छोटे से रास्ते पर पूरी दुनिया इतनी ज्यादा निर्भर कैसे हो सकती है? सुनने में ये 54 किलोमीटर बहुत छोटा लगता है, लेकिन देखिए अगर हम आंकड़ों की बात करें ना, तो दुनिया का 25 से 30% कच्चा तेल रोजाना यहीं से गुजरता है। बाप रे, 1/3 तेल रास्ते से आता है। मतलब रोजाना लगभग 2 करोड़ बैरल तेल। 2 करोड़ बैरल, और एक बैरल में करीब 159 लीटर तेल होता है, राइट? बिल्कुल। अब आप खुद गुणा कर लीजिए, करोड़ों लीटर ऊर्जा रोज इस छोटे से वाल्व से बह रही है। लेकिन अब इस वाल्व पर एक बहुत बड़ा खतरा मंडरा रहा है। हाँ, और स्रोतों के मुताबिक ईरान ने इस रास्ते को ब्लॉक करने के लिए वहां सी माइंस यानी नौसैनिक खदाने बिछा दिए। सही बात है। और अगर कोई भी जहाज बिना उनके परमिशन के वहां से निकलता है तो उस पर मिसाइल हमले का सीधा खतरा है। और एक और पेंच फंसा दिया गया है। ईरान अब डॉलर के बजाय चीनी युआन में पेमेंट मांग रहा है। हाँ, चीनी युआन में। इसी वजह से वहां समुद्र में एक भयंकर ट्रैफिक जैम लग गया है। सैकड़ों विशाल जहाज फंसे हुए हैं। और ध्यान देने वाली बात यह है कि ये जहाज कोई एक तरह के नहीं है। ग्लोबल इकोनॉमी के कई अलग अलग पहिए वहां ठप पड़े हैं। जैसे कि बल्क कैरियर। हाँ, बल्क कैरियर। ये समुद्र में तैरते हुए किसी स्टेडियम जितने बड़े होते हैं। इनमें गेहूं, कोयला या लौह अयस्क जैसी चीजें होती हैं। इन्हें खाली करने के लिए क्रेन या भारी जेसीबी मशीनों की जरूरत पड़ती है। अच्छा, और दूसरे वो कंटेनर शिप होते होंगे? बिल्कुल, जिनमें दुनिया भर का तैयार माल, मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स से लेके कपड़े तक बड़े बड़े लोहे के बक्सों में बंद होता है। मुझे यहाँ एक बात में थोड़ी कंफ्यूजन हो रही है। इन स्रोतों में ना एक तीसरे तरह के जहाज का भी जिक्र है, VLCC यानी वेरी लार्ज क्रूड कैरियर। हाँ, VLCC। और साथ ही LNG कैरियर्स का भी जिक्र है। अब ये तो समझ आता है कि इनमें कच्चा तेल या गैस होती है, लेकिन इनका असर सीधे हमारी रसोई में रखे उस लाल रंग के LPG सिलेंडर पर कैसे पड़ रहा है? देखिए, इसके पीछे का विज्ञान बहुत दिलचस्प है। जो VLCC जहाज होते हैं ना, वो कच्चा तेल लाते हैं। जब ये कच्चा तेल रिफाइनरियों में पहुंचता है तो उसे अलग अलग तापमान पर उबाला जाता है। अच्छा, तो रिफाइनिंग से चीजें अलग होती हैं? हाँ, इसी प्रक्रिया से पेट्रोल, डीजल, एविएशन फ्यूल और LPG गैस अलग अलग स्तरों पर निकलती है। तो मतलब अगर कच्चा तेल रुक गया तो LPG का बनना भी रुक जाएगा? बिल्कुल, लेकिन प्राकृतिक गैस यानी नेचुरल गैस का मामला इससे भी ज्यादा जटिल है। प्राकृतिक गैस, ये वही है ना जैसे हम CNG या PNG कहते हैं? हाँ, एकदम सही। प्रकृति से जो गैस निकलती है उसे जब बहुत ज्यादा प्रेशर के साथ सिलेंडरों में भरते हैं तो वो CNG बन जाती है, जिससे गाड़ियां चलती हैं। और PNG वो है जो पाइप से घर के चूल्हे तक आती है? सही कहा, लेकिन सबसे बड़ी चुनौती ये है कि इन गैसों को जहाजों में कैसे लाया जाए। हाँ, जहाजों में पाइपलाइन तो होती नहीं है और गैस तो बहुत जगह घेरती है। बिल्कुल, अगर गैस को उसी रूप में लाएंगे तो एक शहर जितने बड़े गुब्बारे की जरूरत पड़ेगी। इसीलिए विज्ञान का इस्तेमाल करके गैस के वॉल्यूम को 600 गुना कम किया जाता है। 600 गुना? ये कैसे होता है? इसके लिए प्राकृतिक गैस को -60 से -70 डिग्री सेल्सियस तक बहुत ज्यादा ठंडा किया जाता है। बाप रे, -70 डिग्री? हाँ, इस तापमान पर गैस सिकुड़कर लिक्विड बन जाती है।
इसे ही LNG यानी लिक्विफाइड नेचुरल गैस कहते हैं। अच्छा, तो इसे LNG कैरियर्स में लाते हैं? बिल्कुल, ये जहाज एक तरह से समुद्र में तैरते हुए विशाल थर्मस फ्लास्क होते हैं। जब ये हॉर्मुज में फंस जाते हैं तो पीछे से आ रही CNG और PNG की पूरी सप्लाई चेन एक झटके में टूट जाती है। पॉज, ये तो मतलब बहुत ही डरावनी तस्वीर है। एक 54 किलोमीटर के रास्ते के रुकने से ट्रकों के पहिए और रसोई के चूल्हे की आग दोनों बुझ सकती हैं। बिल्कुल, और इसीलिए ये भू राजनीतिक संकट इतना गंभीर हो। तो अब यहाँ एक बड़ा कूटनीतिक और सैन्य सवाल उठता है। देखिए, ईरान की इकोनॉमी पर इतने सैंक्शंस हैं, फिर वो अमेरिका और इजराइल जैसी महाशक्तियों के हाईटेक डिफेंस सिस्टम के सामने इस नाकाबंदी को आखिर टिकाए कैसे हुए? इसे समझने के लिए हमें उस क्षेत्र के शक्ति संतुलन को देखना होगा। मिडिल ईस्ट के केवल 8 देशों के पास पूरी दुनिया का 60% प्रमाणित तेल है। 8 देश मतलब ओमान, UAE, कतार, बहरीन, सऊदी अरब, कुवैत, इराक और ईरान। हाँ, और हॉर्मुज की लोकेशन ऐसी है कि जो इस पर कंट्रोल रखता है उसका पूरे क्षेत्र की अर्थव्यवस्था पर एकाधिकार हो जाता है। समझ गया। लेकिन ईरान की रणनीति क्या है? देखिए, हम यहाँ किसी की सैन्य कार्रवाई को सही या गलत नहीं कह रहे हैं, बस स्ट्रैटेजी को एनालाइज कर रहे हैं। ईरान की रणनीति हाईटेक नहीं है, वो असिमेट्रिक वॉरफेयर और अगर सीधे शब्दों में कहूं तो जुगाड़ पर आधारित है। रुकिए, जुगाड़ मतलब हम उस दौर में हैं जहां सैटेलाइट जमीन पर पड़ी एक सुई तक देख लेते हैं और ईरान जुगाड़ कर रहा है। बिल्कुल। क्या सच में अमेरिका के अरबों डॉलर के सिस्टम को किसी छाते के कपड़े से मात दी जा सकती है? यही तो इस रणनीति की सबसे बड़ी विडंबना है। टेक्निकली हाँ, ऐसा बिल्कुल संभव है। देखिए, आधुनिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम थर्मल इमेजिंग कैमरों का इस्तेमाल करते हैं जो गर्मी पकड़ते हैं। हाँ, मिसाइल लॉन्चर्स के इंजन से जो हीट निकलती है ये कैमरे उसे बहुत दूर से पकड़ लेते हैं और हवा में ही नष्ट कर देते हैं। अच्छा, तो ईरान क्या करता है? इस हाईटेक तकनीक को चकमा देने के लिए ईरान अपने मिसाइल लॉन्चर्स पर टाट की बोरियां, विशेष जूट या मोटे छाते का कपड़ा बांध देता है। क्या आप बात कर रही हैं? सिर्फ कपड़ा? हाँ, ये मोटा कपड़ा लॉन्चर की गर्मी को बाहर फैलने से रोक लेता है, जिससे अरबों डॉलर के थर्मल कैमरे चकमा खा जाते हैं। पॉज, ये तो वाकई हैरान करने वाला है। हाँ, करोड़ों डॉलर का कैमरा कुछ 100 रुपए के टाट के कपड़े से अंधा हो गया। और उनकी एक दूसरी रणनीति भी है जिसे स्वॉर्म टैक्टिक्स या ओवरलोड करना कहते हैं। वो कैसे काम करती है? देखिए, अमेरिका का पैट्रियट सिस्टम या इजराइल का आयरन डोम दुनिया के सबसे अच्छे डिफेंस सिस्टम है, लेकिन उनकी भी एक लिमिट है, एक मैथमेटिकल कैपेसिटी है। मतलब वो एक बार में कुछ ही मिसाइलों को गिरा सकते हैं। बिल्कुल। तो ईरान क्या करता है कि एक ही समय में सैकड़ों सस्ती GPS गाइडेड मिसाइलें और ड्रोन एक साथ दाग देता है। अच्छा, तो सिस्टम ओवरलोड हो जाता है, मशीन को इतना डेटा दे दो कि वो प्रोसेस ही ना कर पाए। एकदम सही। और इस झुंड में से अगर सिर्फ 10% मिसाइलें भी अपने टारगेट तक पहुंच गई ना, तो दुश्मन को अरबों डॉलर का नुकसान होता है। तो अरब देश इसका कोई उपाय नहीं निकालते? उन्होंने निकाला था। अरब देशों ने हॉर्मुज को बाईपास करने के लिए रास्ता नूरा और फुजैरा जैसी विशाल अंडरग्राउंड पाइपलाइनें बनाई थी ताकि तेल सीधे खुले समुद्र तक पहुंच सके। हाँ, लेकिन हालिया रिपोर्ट बताती हैं कि ईरान ने अपने ड्रोन हमलों से उन पाइपलाइनों को भी निशाना बनाया है। मतलब कोई विकल्प सेफ नहीं छोड़ा है। अब देखिए, एक तरफ ईरान अमेरिका जैसी महाशक्तियों को उलझाए हुए हैं, वहीं इसका सीधा असर हजारों किलोमीटर दूर भारत पर भी पड़ रहा है। बिल्कुल पड़ रहा है। तो अगर इतिहास के पन्नों को देखें तो एक सवाल उठता है कि ऐतिहासिक रूप से ईरान भारत का दोस्त रहा है या दुश्मन? देखिए, विदेश नीति समय के साथ बदलती रहती है। अगर हम 1965 के भारत पाकिस्तान युद्ध की बात करें, तब शीत युद्ध चल रहा था और अमेरिका खुलकर पाकिस्तान के साथ था। बिल्कुल। उस वक्त ईरान में अमेरिका के बेहद करीबी रजा पहलवी यानी शाह ऑफ ईरान की सरकार थी। अमेरिकी दबाव में आकर शाह ने पाकिस्तान को 12 लड़ाकू हेलीकॉप्टर दिए थे। यानी उस समय ईरान की नीतियां पूरी तरह से भारत के खिलाफ थीं। वो तो एक तरह से अमेरिका के इशारे पर काम कर रहे थे। हाँ, लेकिन फिर 1979 में सब कुछ बदल गया। ईरान में इस्लामिक क्रांति हुई। आयतुल्ला खुमैनी ने शाह की सरकार को उखाड़ फेंका और अमेरिका को बाहर कर दिया। और इसके बाद ईरान की विदेश नीति में 180 डिग्री का बदलाव आया। एकदम सही। नई सरकार ने भारत की गुट निरपेक्ष नीति का सम्मान किया और ऐलान किया कि ईरान के हथियार अब कभी भी भारत के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होंगे। हाँ, और स्रोतों में इसका एक बहुत बड़ा उदाहरण कश्मीर मुद्दे पर मिलता है। बिल्कुल।
जब OIC यानी 57 मुस्लिम देशों के संगठन ने कश्मीर मुद्दे पर भारत के खिलाफ निंदा प्रस्ताव पर वोट किया था। तब अकेला ईरान था जिसने अपने वीटो पावर का इस्तेमाल किया था। उन्होंने खुलकर कहा था कि कश्मीर भारत का अटूट हिस्सा है। हाँ, और उस एक वीटो ने पाकिस्तान की पूरी कूटनीति को पंचर कर दिया था। तो मतलब आज जो अमेरिका और पश्चिमी देश ईरान में रिजीम चेंज यानी सत्ता परिवर्तन चाहते हैं, वो तो भारत के लिए खतरनाक हो सकता है। उनका लक्ष्य है कि ईरान में वापस रजा पहलवी जैसी कोई पश्चिमी समर्थित सरकार आ जाए। पॉज, यहाँ एक बहुत बड़ा पैराडॉक्स है। अक्सर कहा जाता है कि रिजीम चेंज से स्थिरता आती है, लेकिन 1979 की ईरानी क्रांति ने तो भारत को फायदा पहुंचाया। क्या कूटनीति में दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है कि नीति हमेशा काम करती है? सरकार आती है जो पूरी तरह पश्चिमी देशों के प्रभाव में हो, तो बहुत मुमकिन है कि वो पश्चिमी दबाव में आकर भारत के खिलाफ जा सकती है। तो अगर 1979 के बाद से हमारे संबंध इतने मजबूत रहे हैं, तो आज भारत को इस हुर्मुज़ संकट का इतना भारी नुकसान क्यों उठाना पड़ रहा है? इसका जवाब 2019 के एक बहुत बड़े आर्थिक समझौते में है, जो वैश्विक दबाव की भेंट चढ़ गया। वो 2019 वाली ऑयल डील। हाँ, ईरान ने भारत को एक सपनों जैसा प्रस्ताव दिया था। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय बाजार भाव से 12% की भारी छूट पर कच्चा तेल देने की पेशकश की थी। 12%? मतलब अगर आज के हिसाब से देखें तो रिफाइन होने के बाद पेट्रोल हमें लगभग 75 रुपए प्रति लीटर पड़ता। बिल्कुल। 75 रुपए। आज जहां कीमतें आसमान छू रही हैं, ये तो आम आदमी के लिए वरदान था। सिर्फ कीमतें ही नहीं, ईरान ने 60 दिन की लंबे क्रेडिट अवधि भी दी थी। और सबसे बड़ा मास्टर स्ट्रोक ये था कि ईरान डॉलर के बजाय सीधे भारतीय रुपए में पेमेंट लेने को तैयार था। अरे वाह, मतलब भारत जो रुपया ईरान को देता, ईरान उसी रुपए से भारत से ही चावल, दवाइयां और मशीनरी खरीद लेता। एकदम सही। इस बार्टर जैसी व्यवस्था से भारतीय मुद्रा को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जबरदस्त मजबूती मिलती और हमारा विदेशी मुद्रा भंडार भी बचता। लेकिन ये डील तो हो नहीं पाई, क्योंकि इस डील से अमेरिका के पेट्रो डॉलर सिस्टम को सीधा खतरा था। पूरी दुनिया का तेल व्यापार डॉलर में होता है। अगर भारत और ईरान रुपए में व्यापार करते तो डॉलर का एकाधिकार टूट जाता। और इसी वजह से अमेरिका ने सैंक्शंस की धमकी दी और भारत को ये डील रद्द करनी पड़ी। हाँ, कूटनीतिक दबाव बहुत ज्यादा था। यहाँ ना मुझे सच में थोड़ा गुस्सा आता है। अगर हम इस डील की तुलना तापी पाइपलाइन से करें, तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और इंडिया, जो कि बहुत अशांत क्षेत्रों से गुजरती है। बिल्कुल दुनिया के सबसे खतरनाक वॉर जोन से गुजरती है, लेकिन वो प्रोजेक्ट चल रहा है। अगर हम तापी जैसी खतरनाक पाइपलाइन के लिए रिस्क ले सकते हैं, तो एक सुरक्षित समुद्री रास्ते से आ रही सस्ती डील को सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय बॉसिंग के कारण क्यों छोड़ दिया? देखिए, क्या एक आजाद देश की संप्रभुता की कीमत हमें अपनी जेब से महंगाई के रूप में चुकानी पड़ती है? ये बहुत चुभने वाला सवाल है, लेकिन सच्चाई यही है। तापी पाइपलाइन इसलिए बन पा रही है क्योंकि पश्चिमी देशों का उस पर कोई विरोध नहीं है। और ईरान पर सैंक्शंस थे। हाँ, जब महाशक्तियां किसी देश को ग्लोबल फाइनेंस सिस्टम यानी स्विफ्ट से बाहर कर देती हैं, तो विकासशील देशों के पास विकल्प नहीं बचते। आर्थिक फैसले देश के हित में नहीं, बल्कि वैश्विक शक्तियों के खौफ से लिए जाते हैं। पॉज। और पता है, इस खौफ और दबाव की राजनीति का एक ऐसा नतीजा है जिसकी चर्चा न्यूज डिबेट्स में कभी नहीं होती। आप किसानों की बात कर रहे हैं ना? बिल्कुल। जब भी हॉर्मुज़ की बात होती है, लोग सिर्फ पेट्रोल डीजल की बात करते हैं। लेकिन महाराष्ट्र और गुजरात का वो किसान, उसकी भरपाई कौन करेगा जिसकी महीनों की मेहनत समुद्र के बीच एक लोहे के कंटेनर में सड़ रही है? ये सबसे दर्दनाक मानवीय पहलू है। जो पेरिशेबल यानी जल्दी खराब होने वाले कृषि उत्पाद हैं, जैसे नासिक के अंगूर, गुंटूर की मिर्च या ताजी सब्जियां, जिनकी शेल्फ लाइफ सिर्फ 10 से 15 दिन होती है। हाँ, ये सब रोजाना खाड़ी देशों को निर्यात होता है। और जब होर्मुज में जाम लगता है तो रेफ्रिजरेटेड कंटेनर हफ्तों तक समुद्र में खड़े रहते हैं। और महीनों की खेती, कटाई का पसीना, बैंक का लोन, सब कुछ खारे पानी के बीच सड़ जाता है। सबसे बड़ी विडंबना ये है कि किसानों को इसका कोई बीमा नहीं मिलता। हाँ, क्योंकि बीमा कंपनी ऐसे एक्ट ऑफ गॉड नहीं, बल्कि युद्ध और कूटनीति यानी एक्ट ऑफ वॉर मानकर क्लेम रिजेक्ट कर देती हैं। एक भू राजनीतिक फैसला यहां एक किसान को रातों रात दिवालिया कर देता है। पॉज, ये वाकई बहुत तकलीफदेह है। तो इसका समाधान क्या है? हम हर बार तो महाशक्तियों के सामने घुटने नहीं टेक सकते ना। दीर्घकालिक समाधान एक ही है, मजबूत आत्मनिर्भरता। हमें अपने ऊर्जा विकल्पों को बढ़ाना होगा। रूस, सऊदी अरब और इराक जैसे देशों के साथ नए और सुरक्षित करार करने होंगे, ताकि एक रास्ता बंद हो तो हम ठप ना पड़े। और घरेलू ऊर्जा उत्पादन को भी तो बढ़ाना होगा। बिल्कुल। सौर ऊर्जा,
पवन ऊर्जा और गन्ने या मक्के से बनने वाला इथेनॉल, ये सिर्फ पर्यावरण बचाने के लिए नहीं है, ये हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा के अहम हथियार हैं। मतलब जितना कम हम आयातित तेल पर निर्भर होंगे, हमारी अर्थव्यवस्था बाहरी झटकों से उतनी ही सुरक्षित रहेगी। एकदम सही। और दूसरा कदम है भारतीय रुपए का इंटरनेशनलाइजेशन। अगर हमारा व्यापार हमारी मुद्रा में होगा तो इन प्रतिबंधों का असर हम पर कम होगा। लेकिन उसके लिए एक निडर और स्वतंत्र विदेश नीति चाहिए। फैसले दिल्ली में होने चाहिए, किसी और राजधानी में नहीं। बिल्कुल। तो अगर आज की इस चर्चा को समेटें तो साफ है कि हॉर्मुज़ जल संधि सिर्फ भूगोल की किताब का नाम नहीं है, ये दुनिया की आर्थिक जीवन रेखा है। और जब इस पे आंच आती है तो तपिश हमारे खेतों और रसोइयों तक महसूस होती है। हाँ, आत्मनिर्भरता अब कोई विकल्प नहीं, जिंदा रहने की जरूरत है। बिल्कुल। और अंत में मैं एक विचार छोड़ के जाना चाहता हूं जो इन स्रोतों में सीधी तरह से नहीं था, लेकिन भविष्य की ओर इशारा करता है। क्या है वो विचार? सोचिए, अगर दुनिया अगले कुछ दशकों में पेट्रोल और डीजल पर अपनी निर्भरता पूरी तरह खत्म कर दे, हमारी गाड़ियां और कारखाने पूरी तरह से सौर ऊर्जा और घरेलू इथेनॉल पर चलने लगें, तो क्या हॉर्मुज़ जैसे संकरे रास्तों की वो भू राजनीतिक ताकत हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी? ये तो पूरा ग्लोबल मैप ही बदल देगा। बिल्कुल। क्या तब मिडल ईस्ट की राजनीति का नक्शा और तेल के दम पर दुनिया को डराने की ये ताकत इतिहास बन जाएगी? शुरुआत में हमने उस बड़े शहर के पानी के वाल की बात की थी। शायद अब समय आ गया है कि हम उस पुरानी पाइपलाइन पर निर्भर रहने के बजाय अपनी ही छत पर बारिश का पानी सहेजना शुरू कर दें। बहुत ही गहरा विचार है ये। हाँ, तो ये हम सभी के लिए सोचने का एक बड़ा विषय है। इस डीप डाइव में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।